मेरे प्रोग्राम को लगातार देख रहे हो तो इससे पिछला पार्ट 8 जो मैंने आपको बताया था वो था एमपीआई के ऊपर, मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन, जो कि एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग प्रोसेस है जिसमें कि हम मटेरियल को बगैर काटे पीटे उसके अंदर मौजूद क्रैक जो कि सरफेस पे हो या थोड़ा सा सब सरफेस पे भी हो उसको हम देख सकते हैं। लेकिन इसमें शर्त यह है कि मटेरियल जो है वो फेरोमैग्नेटिक होना चाहिए, चाहे वो स्टील हो चाहे वो कास्ट आयरन हो, वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होना जरूरी है। ठीक इसी तरह का एक और एनडीटी प्रोसेस है, इसमें भी आप मटेरियल को बगैर काटे पीटे उसके अंदर मौजूद क्रैक हो तो आप उसको देख सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो क्रैक सरफेस पे ओपन होना चाहिए। यदि सरफेस पे ओपन नहीं हुआ तो आप नहीं देख पाएंगे। तो यदि सरफेस पे ओपन है क्रैक और आपको दिखाई नहीं पड़ता है तो इस टेस्ट के द्वारा आप बड़े आराम से उसे देख सकते हैं। इस टेस्ट की एक ये खूबी है कि जैसे एमपीआई में आपने देखा होगा कि सिर्फ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर हम चेक करते हैं, इसमें आप नॉन फेरस भी देख सकते हैं, जैसे कि कॉपर हो गया, ब्रास हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। इसके भी यदि कोई पार्ट है और उसमें यदि आपको लगता है कि इसमें क्रैक हो सकता है तो इस सिस्टम के द्वारा देख सकते हैं। तो अब ज्यादा सस्पेंस नहीं रखते हुए इस सिस्टम का जो नाम है वो है डाई पेनिट्रेंट टेस्ट, यानी कई जगह इसे लिक्विड पेनिट्रेंट एग्जामिनेशन भी बोलते हैं, अलग अलग तरह के नाम है। इसमें भी हम मटेरियल को बगैर काटे पीटे उसे देख सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि क्रैक जो है वो सरफेस के ऊपर ओपन होना चाहिए। यदि ओपन नहीं हुआ तो फिर देखना मुश्किल होता है। लेकिन इसकी एक खूबी ये भी है कि ये सिर्फ फेरोमैग्नेटिक नहीं, फेरोमैग्नेटिक प्लस नॉन फेरस सभी पे देख सकते हैं, चाहे वो कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, ब्रास हो, कोई भी पार्ट हो इस तरह का, उसके ऊपर भी यदि क्रैक है जो कि सरफेस पे ओपन होता है तो आप उसे देख सकते हैं। जबकि एमपीआई में आप सिर्फ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में ही क्रैक देख सकते थे। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं कुछ पिछले पार्ट जो मैंने आपको दिखाया उसकी थोड़ा सा आपको याद दिला दूं, यदि आपने ना देखा हो तो अवश्य देखिएगा। पहला पार्ट 0 था, वो था इंट्रोडक्शन पार्ट था। दूसरा जो पार्ट 1 जो था वो केमिकल एनालिसिस के ऊपर था। पार्ट 2 जो था वो ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट के ऊपर था। पार्ट 3 जो था रॉकवेल हार्डनेस टेस्टिंग के ऊपर था। पार्ट 4 विकर्स हार्डनेस टेस्टिंग के ऊपर, और पार्ट 5 जो था वो पोर्टेबल और सेलरोस्कोप हार्डनेस टेस्टिंग के ऊपर था। तो ये 4 पार्ट कम से हार्डनेस टेस्टिंग के ऊपर थे। इसके बाद जो मैंने आपको दिखाए थे वो था टेंसाइल टेस्टिंग के ऊपर, जिसको कि मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही दिखाया था। और उसके बाद जो पार्ट आया वो था माइक्रो एग्जामिनेशन पार्ट 7, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मैंने बताया था उसके बारे में, माइक्रो एग्जामिनेशन के बारे में। और इससे पिछला पार्ट 8 वो था एमपीआई के बारे में। इसे भी मैंने दोनों लैंग्वेज में बताया। दोनों लैंग्वेज में बताने का पर्पज ये था कि जिन लोगों को हिंदी समझ में नहीं आती है तो उनके लिए अच्छा रहेगा कि यदि मैं इसको इंग्लिश में बताऊं ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। तो इस चीज को देखते हुए मैंने ये पार्ट्स हिंदी और इंग्लिश, इवन ये पार्ट भी डाई पेनिट्रेंट का जो पार्ट 9 है ये भी मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बना रहा हूं। तो अब आप लोगों का ज्यादा टाइम न लेते हुए चलिए ये प्रोग्राम शुरू करते हैं। पार्ट 9 ऑन डाई पेनिट्रेंट टेस्ट। मेटलर्जिकल क्वालिटी कंट्रोल सीरीज 1 के पार्ट 9 में मैं जगदीश चौबे आप सबका अपने चैनल जगदीश चौबे पे स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, ये पार्ट डाई पेनिट्रेंट टेस्ट के ऊपर है, जो कि एनडीटी पार्ट का ही एक हिस्सा है। तो अब इसमें मैं क्या क्या कवर करूंगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कवरेज में है टाइप्स ऑफ डीपीटी, देन टेस्ट इक्विपमेंट्स और मटेरियल, टेस्ट मेथड, प्रोसीजर्स, प्रिकॉशंस, प्रॉब्लम्स एंड पॉसिबल सॉल्यूशन। लास्ट स्लाइड जो है एप्लीकेशन एंड एडवांटेज के ऊपर है। डेफिनेशन: डाई पेनिट्रेंट टेस्ट और डीपीटी, also called sometime liquid penetrant inspection, is a NDT method used for detecting discontinuities open to surface as cracks, seams, laps, cold surts, isolated porosity in non-porous material
like metal, plastic, ceramics. This test may be applied to all non-ferrous material and ferrous material. इसका मतलब यह है कि जो डाई पेनिट्रेंट टेस्ट है, जिसको कई बार हम लोग लिक्विड पेनिट्रेंट इंस्पेक्शन भी कहते हैं, यह एक एनडीटी का मेथड है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का एक मेथड है, जिसमें कि डिसकंटिन्यूटीज जो कि सरफेस पर ओपन होती हैं, चाहे वो डिसकंटिन्यूटीज क्रैक हो, सीम्स हो, लैप्स हो, कोल्ड शर्ट्स हो या आइसोलेटेड पोरोसिटी भी हो, लेकिन नॉन पोरस मटेरियल में जैसे मेटल्स, प्लास्टिक और सिरेमिक्स, इनमें यदि ये पाई जाती हैं, सरफेस पे ओपन होती हैं, तो इस टेस्ट से उनका पता लगा सकता है. दिस टेस्ट में बी अप्लाइड टू ऑल नॉन फेरस मटेरियल एंड फेरस मटेरियल. ये एक इसका एडवांटेज है कि ये टेस्ट जो है फेरस और नॉन फेरस दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है, जबकि इससे पिछला जो हमने देखा था मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन, वो सिर्फ फेरस मटेरियल के लिए था. ठीक है, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? द प्रिंसिपल ऑफ डाई पेनिट्रेंट टेस्ट इज बेस्ड ऑन द नेचुरल फिनोमेनन ऑफ कैपिलरी एक्शन. इन दिस टेस्ट द लिक्विड पेनिट्रेंट इज ड्रॉन इनटू द सरफेस ब्रेकिंग क्रैक्स बाय कैपिलरी एक्शन एंड देन excess surface penetrants is removed, and then a developer, a dry powder is applied to the surface to draw out the penetrant in the crack and produce a surface indication. This indication produces are much broader and therefore easily visible. इसका ये मतलब हुआ कि जो डाई पेनिट्रेंस है ये कैपिलरी एक्शन में क्या होता है कि यदि आप किसी सब्जेक्ट के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई चीज़ डालो तो वो किस हद तक ड्यू टू सरफेस लो सरफेस टेंशन वो उसके ऊपर फैल जाता है. तो यही इसमें प्रिंसिपल अप्लाई किया गया है कि जब आप इसके ऊपर डाई पेनिट्रेंट डालते हैं तो कैपिलरी एक्शन द्वारा ये उसके ऊपर जाता है और जहाँ भी एक क्रैक होता है वो इसके भीतर चला जाता है. जैसे भी कोई क्रैक है जो कि सरफेस पे ओपन है, ये डाई पेनिट्रेंट जनरली रेड कलर का ही होता है, ये इसके भीतर चला जाता है. और फिर जब आप उसको डेवलपर से, जिसको कि हम ड्राई पाउडर टाइप का होता है सफ़ेद, उसके ऊपर डालते हैं तो ये जो डाई पेनिट्रेंट है जो रेड कलर में है ये धीरे धीरे ऊपर आ जाता है और वो स्पॉट दिखाने लगता है. इस तरह से हमें क्रैक का पता चलता है, जैसे कि इस फिगर में दिखाया हुआ है. ये देखिए क्रैक जो है पूरा सरफेस पे ओपन है, इसीलिए यहाँ से यहाँ तक का सारा नज़र आ रहा है. अब इसमें मटेरियल क्या क्या यूज करते हैं? देखिए 3 तरह के मटेरियल है बेसिकली. ये मैंने CPD, ये C जो है इसको हम क्लीनर कहते हैं. ये क्लीनर जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है जनरली और ये कलरलेस होता है. और इसके बाद जो दूसरा है ये बॉटल, ये देखिए P इज़ फॉर पेनिट्रेंट कलर कॉन्ट्रास्ट वाले रेड डाई ज़्यादातर यही इस्तेमाल होता है. फ्लोरेसेंट भी कहीं कहीं यूज़ करते हैं और कहीं कहीं ये दोनों ही यूज़ करते हैं ड्यूअल पर्पज़ के लिए. उसके बाद ये आ गया D फॉर डेवलपर भी 3 तरह के होते हैं. ड्राई पाउडर होता है, एक सॉल्यूशन या सस्पेंशन होता है पाउडर का वाटर में, और दूसरा होता है प्योर सॉल्यूशन होता है पाउडर का वाटर में. और तीसरा जो है वो है सस्पेंशन ऑफ पाउडर इन वोलाटाइल नॉन एक्वस सॉल्वेंट, फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल. तो ये 3 टाइप के होते हैं, बट ज़्यादातर जो मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द केसेस हम ड्राई पाउडर का इस्तेमाल करते हैं. यहाँ पे हम ज़्यादातर पेनिट्रेंट में रेड कलर का इस्तेमाल करते हैं और ये तो कलरलेस ही होता है. ठीक है, टेस्ट मेथड एंड प्रोसीजर्स. इसमें देखिए क्या है. पहली बात तो ये कि जो इसका एक BS स्टैंडर्ड है IS 3658 1999. यदि इसके बारे में ज़्यादा डिटेल आपको जानकारी जाननी हो तो आप इस स्टैंडर्ड को ज़रूर रेफ़र कीजिए. इसमें और भी बहुत कुछ चीज़ें दी हुई हैं, मैंने तो इसमें से खास चीज़ें निकाल के ही आपको मैं दिखा रहा हूँ जो कि आपके काम आ सकती हैं. लेकिन यदि आपने ज़्यादा इसके बारे में जानकारी करनी है तो आप इस स्टैंडर्ड को रेफ़र कीजिए. अब इसमें क्या क्या होता है, तो स्टेप्स क्या हैं इसमें DPT में. पहली चीज़ है क्लीनिंग का. ये देखिए पहला स्टेप है, ये आप जो मैंने आपको दिखाया था क्लीनर पिछले फिगर में, वो हम इस्तेमाल करते हैं, स्प्रे करते हैं और पूरे एरिया को अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं. इससे पहले एक प्री क्लीनिंग मेथड भी होता है जॉब आने से पहले. मतलब जॉब में यदि मान लीजिए कि ग्रीस पेंट
और कहीं धूल धक्कड़ वगैरह लगा हुआ हो तो पहले इसको कपड़े से अच्छी तरह से साफ कर लीजिए, उसको हम प्री क्लीनिंग स्टेज कहते हैं। और उसके बाद फिर आप ये क्लीनिंग स्टेज पे आइएगा, जो कि यहाँ से डीपीटी का स्टार्ट होता है। इसके करने के बाद फिर आप इसके ऊपर ये डाई पेनिट्रेंट जो रेड कलर का होता है वो स्प्रे करते हैं। ये देखिए स्प्रे कर रहा है यहाँ पे डाई पेनिट्रेंट। इसके बाद हम इसको एक कपड़े से अच्छी तरह से वॉश आउट कर देते हैं, पोंछ देते हैं सारा कुछ। या तो ये वॉशिंग एक्शन है, देखिए वाइप कर देता है पूरा सारा कुछ। और इसको अच्छी तरह से करना चाहिए। कई बार मैंने देखा है कि लोग इसको बहुत हल्के से वॉश करते हैं या बहुत ज़्यादा नहीं पोंछते इसको, तो इससे होता क्या है कि कंफ्यूजिंग स्टेट आ जाता है। जब बाद में आप डेवलपर डालेंगे तो चारों तरफ लाल लाल स्याही फैली होगी दिखी, तो आपको कंफर्म नहीं होगा कि क्रैक इसमें कौन सा है। इसीलिए इसको अच्छी तरह से वाइप आउट कर लीजिए, साफ कर लीजिए, धो लीजिए। अब इसके बाद आप चौथे स्टेप पे आइए। इसमें आप ये जो डेवलपर होता है, जो वाइट पाउडर होता है, ये हम डालते हैं। और इसके डालने से जो क्रैक के भीतर जो चला गया था रेड डाई, ये धीरे धीरे इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ये ऊपर आ जाता है और इस तरह से हमें क्रैक दिखाई पड़ता है। और ये देखने के लिए इसमें हमने ये बल्ब लगा रखा है, ये फ्लोरोसेंट के लिए है। जैसे कि मैंने बताया कि डाई पेनिट्रेंट, जिसमें आजकल जो लेटेस्ट भी चल रहा है उसमें डाई पेनिट्रेंट हम ड्राई पाउडर के अलावा, ड्राई रेड डाई के अलावा हम फ्लोरोसेंट डाई भी यूज़ करते हैं, जिसमें कि अंडर ब्लैक लाइट आपको देखना पड़ता है, जैसे कि आपने मैग्नेटिक पार्टिकल में देखा है। और फाइनल ये करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से साफ ऑफ करके रख देते हो। ये आप देखिए ये क्रैक ऐसे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो क्या क्या मेथड हो गए? पहला है स्टार्टिंग, जो है स्टार्टिंग में प्री क्लीनिंग, बट यहाँ से जो स्टार्ट होता है क्लीनिंग, देन पेनिट्रेंट, देन वाइपिंग आउट, उसके बाद डेवलपर, इंस्पेक्शन एंड देन पोस्ट क्लीन। ये 6 स्टेप्स हैं इसके बेसिकली डीपीटी टेस्ट के। ये प्रोसीजर मैंने थोड़ा लिख दिया है, हालांकि मैंने आपको इंडियन स्टैंडर्ड रेफर किया हुआ, बट फिर भी डीपीटी इज बेस्ड ऑन कैपिलरी एक्शन। ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। वेयर लो सरफेस टेंशन फ्लूइड इज पेनिट्रेट्स इनटू क्लीन एंड ड्राई सरफेस ब्रेकिंग डिसकंटिन्यूटीज। पेनिट्रेंट इज अप्लाइड टू द टेस्ट कंपोनेंट बाय डिपिंग। ये देखिए पेनिट्रेंट को हम स्प्रे भी कर सकते हैं, डिप भी कर सकते हैं, ठीक है, और ब्रश से भी लगा सकते हैं। आफ्टर एडिक्वेट पेनिट्रेशन टाइम हैज़ बीन अलाउड। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि कितने टाइम तक छोड़ना चाहिए उसको पेनिट्रेंट को, ताकि वो उस क्रैक में चला जाए भीतर तक। यदि आपने पेनिट्रेंट डाला और उसको बहुत जल्दी से पोंछ दिया या हटा दिया तो फिर वो क्रैक के भीतर जा नहीं पाएगा, और आप क्रैक देख नहीं सकते। इसीलिए इसको देखना बहुत ज़रूरी है कि आप उसको सफिशिएंट टाइम दीजिए। द एक्सेस पेनिट्रेंट इज देयर, उसके बाद आप उसको रिमूव कर दीजिए और आप डेवलपर को अप्लाई कीजिए। द डेवलपर हेल्प्स टू ड्रॉ पेनिट्रेंट आउट ऑफ द फ्लो। ये कह रहा है कि जो डेवलपर आप डालते हैं उसकी वजह से क्या होता है कि जो रेड डाई जो चली जाती है फ्लो के भीतर, वो धीरे धीरे ऊपर आ जाती है, उसको ड्रॉ कर लेता है। सो दैट इनविजिबल इंडिकेशन बिकम्स विजिबल। जो चीज़ आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, वो आप इसमें देख सकते हैं। इंस्पेक्शन इज परफॉर्म्ड अंडर अल्ट्रावायलेट और वाइट लाइट। जैसा कि मैंने बताया, यदि आप फ्लोरोसेंट डाई यूज़ करते हैं तो आपको ब्लैक लाइट के अंडर में देखना पड़ेगा, जैसे आप एमपीआई में देखते थे। अदरवाइज आप ओपन आई से भी देख सकते हैं यदि आप रेड डाई का यूज़ करते हैं, और ज़्यादातर एरियाज़ में रेड डाई ही इस्तेमाल किया जाता है। डाई यूज फॉर फ्लोरोसेंट नॉन फ्लोरोसेंट विजिबल। ये मैंने आपको सारा एक प्रोसीजर बता दिया कि कैसे किया जाता है ये, ठीक है। अब इसके करने से हम किस किस तरह के डिफेक्ट्स हम देख सकते हैं इसमें। डिफेक्ट्स ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, कोई भी प्रोसेस, जैसे फोर्जिंग का प्रोसेस, उसके दौरान जो क्रैक डेवलप होते हैं, लैब डेवलप होते हैं, क्वेंच क्रैक्स वगैरह भी होते हैं। ग्राइंडिंग क्रैक कई बार आता है जो ग्राइंडिंग एरिया में आप करते हैं, कई कई जगह पे उसको ग्राइंड करना पड़ता है यदि एक्सेसिव ग्राइंडिंग हो जाती है। जनरली जैसे फ्लैश वगैरह पे लोग ग्राइंड करते हैं, तो एक्सेसिव ग्राइंडिंग होने से भी क्रैक यहाँ डेवलप हो सकते हैं। इसके अलावा कास्टिंग में श्रिंकेज क्रैक्स, कोल्ड सर्ट्स, ये सारी कास्टिंग की प्रॉपर्टी है। और मैं कास्टिंग की जब बात कर रहा हूँ तो मैं आयरन कास्टिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ये क्रेटर क्रैक्स होते हैं, ये दो उसके एंड पे होते हैं क्रैक्स हमेशा। और ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन इन वेल्डिंग के केस में, जहाँ पे वो एंड्स वाले एरिया
लास्ट में सॉलिडिफाई होता है, वहाँ कई बार आपको ये क्रेटर टाइप के गड्ढे टाइप के क्रैक दिख जाते हैं, वो उसको देखता है। देन इसके बाद है क्रैक ड्यूरिंग सर्विस। जब पार्ट लग गया उसके बाद सर्विस में आ गया तो चलते चलते फटी क्रैक भी कई बार डेवलप हो जाता है। और उसके अलावा स्ट्रेस करोजन क्रैक, ये डिपेंड करता है, जैसे आप मैरीन एप्लीकेशन वगैरह होता है तो वहाँ पे आपको स्ट्रेस करोजन क्रैक भी डेवलप कर सकता है, इसको भी ये चेक कर सकता है। उसके अलावा क्रैक्स इन सीट्स और ट्यूबिंग, ये ट्यूबिंग और सीट्स के केस में भी आप इससे चेक कर सकते हैं कि इसमें क्रैक है कि नहीं है। ये मैंने कुछ फोटोग्राफ्स दिखाए हैं, सारा ये देखिए सब क्रैक का दिख रहा है, जहाँ जहाँ ये रेड डाई दिख रही है। यहाँ पे थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये क्रैक है, लेकिन ये देखिए एरो से दिखाया हुआ है, ये जो यहाँ से निकल के छोटे छोटे निकल रहे हैं ये क्रैक हैं, ये नहीं है, ये बेसिकली डाई का कलर है। क्रैक यहाँ नज़र आ रहे हैं हल्के हल्के। ये तभी हो पाता है जब आपने इसको ठीक से पहुँचाना हो। यदि इसको वाइप आउट ठीक से कर देंगे तो ये एरिया भी दिखेगा नहीं, सारा आपको ये क्रैक दिखेगा। उसके अलावा यदि आपने वो यूज़ किया है, फ्लोरोसेंट यूज़ किया, तो ये देखिए जैसे मैग्नेटिक पार्टिकल में दिखता था ग्रीन कलर का, इस तरह का यहाँ क्रैक आपको सरफेस पे नज़र आएगा। और ये देखिए सरफेस पे है, ये कुछ पोरोसिटी वगैरह भी है, छोटे छोटे पोर्स वगैरह दिख रहे हैं, ये सारे इसमें नज़र आ जाते हैं, ये सारा कुछ। तो ये कुछ फोटोग्राफ्स मैंने दिखाए हैं आपके आइडिया के लिए कि वो डाई पेनिट्रेंट में क्रैक दिखते कैसे। ये वाइट पाउडर लगाया हुआ है, उसके ऊपर ये देखिए सारा क्रैक रेड कलर में डेवलप हो गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रिकॉशंस क्या क्या लेना चाहिए इसमें। प्रिकॉशन, सरफेस मस्ट बी प्रॉपरली प्री क्लीन्ड एंड फ्री फ्रॉम ऑयल्स, ग्रीस, वार्निश, पेंट एंड स्केल, रस्ट, करोजन प्रोडक्ट सेक्टर। ये मैंने आपको बताया था प्री क्लीनिंग प्रोसेस। बिफोर आप जाओ कि आप पहले डाई पेनिट्रेंट शुरू करो, आपको पहले इसको अच्छी तरह से साफ करना पड़ेगा। उसके बाद क्लीनर्स आर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इन डीपीटी एंड आर फ्लेमेबल एंड टॉक्सिक, सो नेसेसरी प्रिकॉशन कैन बी टेकन। ये जो हम क्लीनर यूज़ करते हैं, क्लीनिंग एजेंट, वो बेसिकली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं और ये कई बार फ्लेमेबल भी हो सकते हैं। हालांकि जो पार्टी या मैन्युफैक्चरर्स में सप्लाई करता है वो इसके प्रिकॉशंस लिख देता है कि ये फ्लेमेबल हैं या नहीं है, इसीलिए जब भी आप लीजिए तो जो मैन्युफैक्चरर की रिकमेंडेशन है उसको यूज़ करने का, उसको आप ज़रूर पढ़िए। अवॉइड एक्सेसिव बिल्डअप ऑफ पेनिट्रेंट ऑन द पार्ट बाई स्प्रेइंग। जब आप स्प्रे करके रेड स्प्रे डालते हैं तो ज़्यादा मत डालिए। जैसे मैंने बताया, यदि आप ज़्यादा डालेंगे तो कई बार ये कंफ्यूज कर देता है कि ये क्रैक है कि नहीं है। इसीलिए उतना ही डालिए जितना ज़रूरी हो और जितना क्रैक के भीतर चला जाए, और उतने टाइम के लिए जाइए। जनरली जो है 5 से 10 मिनट तक का टाइम दिया जाता है। ये देखिए द लेंथ एंड टाइम ऑफ ड्वेल टाइम, ये जो आप टाइम छोड़ते हैं, आपने पेनिट्रेंट डाला उसके बाद उसको छोड़ दिया ताकि वो क्रैक के भीतर चला जाए, उस टाइम को हम कहते हैं ड्वेल टाइम। और ये जो ड्वेल टाइम है ये इट शुड नॉट एक्सीड मोर देन द मैन्युफैक्चरर में। ये भी जो मैन्युफैक्चर होता है वो उसके ऊपर दिया होता है कि उसका ड्वेल टाइम कितना होना चाहिए, कितनी देर तक के लिए उसको ऑब्जेक्ट पे रखें, बट जनरली ये 5 से 30 मिनट तक का होता है ताकि वो पूरा उसके भीतर क्रैक के भीतर चला जाए। उसके बाद 5वां पॉइंट है इंश्योर प्रॉपर रिमूवल ऑफ एक्सेस पेनिट्रेंट बाय वाइपिंग एंड क्लीनिंग, अदरवाइज इट में इंटरफेयर विद द रिजल्ट। ये मैंने पहले ही बताया कि जो भी आपका एक्सेस पेनिट्रेंट है उसको आप वाइप आउट कर दीजिए, साफ कर लीजिए अच्छी तरह से, अदरवाइज बाद में ये आपको परेशान करेगा। 7वां जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनल सेफ्टी ऑफ द इंस्पेक्टर मस्ट बी अडेयर्ड, क्योंकि ये प्रोसीजर ऐसा है जिसमें कि आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और चाहे वो डाई पेनिट्रेंट हो चाहे वो आपका क्लीनर हो, ये यूज़ करते हैं और ये कई बार इसमें वेपराइज भी हो जाता है। इसीलिए इसको बहुत सावधानी से करना चाहिए। खास करके जब आप करें तो हैंड ग्लव्स आप ज़रूर पहन लीजिए और एक नोज कैप भी लगा लीजिए, क्योंकि इसके फ्यूम्स कई बार नाक के थ्रू आपकी सांस में चले जाते हैं। और लास्ट जो है वो इंस्पेक्शन एरिया मस्ट बी वेल वेंटिलेटेड। जो भी ये एरिया होगा आप जहाँ भी आप कर रहे हो वो पूरा खुला होना चाहिए। जब भी आप क्लोज में कीजिएगा तो इसके थ्रू जो वेपर्स वगैरह उठते हैं जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के थ्रू, ये आपको परेशान कर देंगे और हेल्थ हैजार्ड्स भी हो सकता है। इसीलिए जब भी आप इसको करें एक ओपन एरिया में करें, खुले एरिया में करें।
अब प्रॉब्लम्स क्या आती हैं जनरली करने में और इनके क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। देखिए, पहला जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये क्रैक है या नहीं है। ये अक्सर मैंने देखा है कि कई बार इसी बात पे बहस हो जाती है कि नहीं ये क्रैक है और दूसरा कहता नहीं ये क्रैक नहीं है। तो ऐसे केस में आपको उस प्रोसेस को एक तरह से कायदे से रिपीट करना पड़ेगा, और जब आप रिपीट करें तो आप उसको अच्छी तरह से, फिर वही है प्रिकॉशन जो मैंने बताया, आप उसको अच्छी तरह से साफ़ कीजिए, अच्छी तरह से क्लीन कीजिए। उसके बाद आप पेनिट्रेंट दबाइए, लेकिन ज़्यादा मत लगाइए, जितनी ज़रूरत हो उतना उस पर डालिए, नॉट एक्सेस में नहीं हो। फिर वाइप आउट कीजिए उस पेनिट्रेंट को जो भी एक्सेसिव वगैरह है, क्लीन थॉरोली कीजिए अगेन, एंड देन स्प्रे डेवलपर एंड इंस्पेक्ट। तो एक बार ये पूरा प्रोसेस आप रिपीट कीजिए विथ टोटल प्रिकॉशन। यदि आप पहले के स्टाइल में करेंगे तो फिर वही हाल हो जाएगा, इसीलिए विथ प्रिकॉशन आप इसको कीजिए। अब आपको क्रैक, बहुत थिन लाइन क्रैक दिखाई पड़ेगा और आप कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ यही क्रैक है। इंडिकेशंस अपीयर वेरी लाइट। कई बार ये भी होता है कि हल्का सा दिखता है कि क्रैक है, वहाँ भी डाउट लगता है क्रैक है कि नहीं है। तो इसके लिए बेहतर ये रहेगा कि आप जो पेनिट्रेशन का जो टाइम है, हो सकता है आपने कम टाइम के लिए पेनिट्रेंट लगाया हो और बहुत जल्दी पहुँच दिया, क्योंकि आपको रिजल्ट जल्दी बताना होता है कि क्रैक है कि नहीं, भाई फटाफट बताओ। तो ऐसे केस में आपको जल्दीबाजी करनी पड़ती है और तब आप पहुँच देते जल्दी, लेकिन उससे आप ही प्रॉब्लम में आ जाएंगे, क्योंकि यदि क्रैक होगा और पता नहीं चलेगा तो भी आपके लिए मुश्किल होगी। इसीलिए आप पूरा प्रॉपर टाइम दीजिए पेनिट्रेंट को उसको एब्जॉर्ब होने में, 5 से 30 मिनट का जो मैंने बताया। और यदि इसके बाद भी यदि बहुत फाइन क्रैक है तो आप फ्लोरोसेंट पेनिट्रेंट यूज़ कीजिए, उसमें आपको बहुत क्लियरली दिख जाएगा। जैसे कि मैंने पिछली पिक्चर में भी दिखाया था, बहुत थिन लाइन क्रैक था, लेकिन एकदम क्लियर हरा रंग का क्लियर कट नजर आ जाता है। तो ये कुछ एक प्रॉब्लम जो जनरली मिलती हैं उसके सॉल्यूशंस है। उसके अलावा मैंने नोट में दिया हुआ है कि वाइप आउट योर हैंड थॉरोली टू अवॉइड एनी इम्प्रेशन ऑफ योर फिंगर्स ऑन द टेस्ट प्लेट। ये मैंने अक्सर देखा है कि जब लोग करते हैं तो हाथ भी लाल हो जाते हैं, और वो लाल और सफ़ेद हाथ जो है वो कई बार उसी पार्ट को 4 बार छूते हैं, पलटते हैं, तो सारा पार्ट जो है गंदा हो जाता है, और फिर उसको एक बार दोबारा से अच्छी तरह से साफ करना पड़ता है। ये मैंने लास्ट एक्शन भी दिखाया था, एक्शन नंबर 6 जो फोटोग्राफ दिखाया था मैंने आपको, स्टेप्स दिखाए थे, तो वो फाइनल क्लीनिंग भी दोबारा करना पड़ता है। इसीलिए हाथों को साफ रखें, और बेहतर ये रहे कि आप हैंड ग्लव्स का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन बार बार उस ऑब्जेक्ट को या टेस्ट पीस को टच मत कीजिए, नहीं तो वो दाग उस पर भी आ जाएगा। एप्लीकेशन एंड एडवांटेजेस। देखिए, प्रीडोमिनेंटली यूज ऑन नॉन फेरस मटेरियल इन एयरोस्पेस। ये जैसे मैंने शुरू में बताया था, एयरोस्पेस मटेरियल में ये ज़्यादातर यूज होता है। शिपिंग है, ऑफशोर एप्लीकेशन है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज है, और स्टेनलेस। ये सारी इंडस्ट्रीज जो है जहाँ पे कि इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ऑनलाइन चेकिंग भी करते हैं इसको। और इसमें से देखिए, सम ऑफ द कॉमन पार्ट्स टेस्टेड आर स्टेनलेस स्टील, वेल्डेड जॉइंट्स, एल्यूमिनियम एलॉय जॉइंट्स। टरबाइन ब्लेड्स के ऊपर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि अक्सर उसमें क्रैक होने के चांस रहते हैं, तो उसको ऑन सीटू जिसको बोलते हैं कि जहाँ पे वो उसी जगह पे ले जाके आप उसको चेक करते हैं। स्टेनलेस स्टील की फिटिंग्स वगैरह वो चेक करते हैं। कास्टिंग्स है, फोर्जिंग्स है, एयरोस्पेस इंजन्स वगैरह है। तो ये ज़्यादातर जो है एप्लीकेशन एयरोस्पेस मटेरियल में, और ये हम वहाँ पे थोड़ा बहुत पोर्टेबल के अलावा हम ऑटोमेशन भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये सिर्फ कुछ एक इंडस्ट्री में ही होता है। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री वी आर यूजिंग, जनरली हम लोग पोर्टेबल सिस्टम ही यूज़ करते हैं। तो इस पार्ट के साथ ये चैप्टर, ये पार्ट 9 ऑन डाई पेनिट्रेंट टेस्ट मैं यही समाप्त करता हूँ। और मैं फिर आपको एक बार कहता हूँ कि यदि आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हों तो आप उन्हें ज़रूर देखिए, खास करके मैग्नेटिक पार्टिकल इंस्पेक्शन अवश्य देखिए। बहुत अच्छा मैंने उसमें एक्सप्लेन दिया है और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस आया उसके ऊपर। तो इस सब के साथ आप लोगों ने इसको देखा, सराहा, और आगे आप भी इन प्रोग्राम्स को सराहते रहेंगे। इसके बाद मेरा मेट्रोलॉजिकल क्वालिटी कंट्रोल सीरीज 2 का पार्ट आएगा, जो मैं कुछ गैप के बाद बनाऊंगा। तो तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं ये पार्ट यहीं समाप्त करता हूँ। इस वीडियो का आप लास्ट स्लाइड ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने आपके लिए उसमें मैसेज दिया है, उसको आप मत मिस कीजिएगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू वेरी मच।